हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नोट्स को लेकर आ रहा हूं। और अभी इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स चल रहा है, जिसमें कि लगभग आधा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही ये इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री शुरू करने की। चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा के लिए आप सभी को सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरे द्वारा ये कोशिश की जा रही है। इसमें केवल आपके साथ की ज़रूरत है। आप अपना साथ बना रहें। मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वो मटेरियल्स आपके सामने लेकर आऊँगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन स्कोर कर सकें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर 9 कृषि यानी एग्रीकल्चर। इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। वीडियो में लगभग 159 क्वेश्चंस होंगे, जो कि लगभग 2-3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स जो हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुंच सके और जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। तो आइए देखते हैं आज के उन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, भारत के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है 55%, बी 56%, सी 57% या फिर डी 58%। आप सभी से एक छोटी सी आग्रह है, आप सभी एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठे, जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। और हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज एक अलग नोट्स बनाकर रेडी करके रखेंगे, जिसे आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 55% कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें, बने रहें हमारे साथ। एक बात और, जैसे ही आपके स्क्रीन पर प्रश्न आते हैं उसका आंसर देने की आप कोशिश करें, अपना आंसर नोट करें और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना सही किया है। आइए देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, भारतीय कृषि की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए, यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं भारतीय कृषि की हैं। तो आप सभी अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जहाँ समझ ना आए बैक करके ज़रूर देखिए। फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करिए, आपको 100% उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे चैनल पर दिया हुआ है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, खरीफ फसल निम्नलिखित में से किस महीने बोई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जून से जुलाई, बी अगस्त से सितंबर, सी नवंबर से दिसंबर या फिर डी सितंबर से अक्टूबर। तो खरीफ फसल जिस महीने में बोई जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए, जून से जुलाई। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, खरीफ फसलों की बुआई के समय आवश्यकता होती है किस चीज़ की? ऑप्शन नंबर ए, अधिक तापमान और कम आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान और कम आर्द्रता। ऑप्शन नंबर सी, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता। या फिर डी, कम तापमान और अधिक आर्द्रता। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, खरीफ फसल की बुआई गर्मी के समय में ही होती है। तो गर्मी के समय जाहिर सी बात है अधिक तापमान होनी चाहिए और साथ ही अधिक आर्द्रता भी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता। अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाजरा, बी रागी, सी धान या फिर डी नाइजर सीड। तो बाजरा, रागी, धान ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत सम्मिलित हैं, किंतु ये जो है ऑप्शन नंबर डी नाइजर सीड ये सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए धान, बी सोयाबीन, सी अरहर या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि खरीफ फसलों के अंतर्गत धान, सोयाबीन, अरहर ये सभी आते हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर, लोबिया और ज्वार किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन नंबर ए जायद, बी रबी, सी खरीफ या फिर डी वाणिज्यिक। तो लोबिया और ज्वार खरीफ फसल के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, तंबाकू किस प्रकार के फसल की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी वाणिज्यिक या फिर डी ए और सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और सी, यानी कि रबी और वाणिज्यिक दोनों। अगला प्रश्न 9 नंबर, रबी फसलों को कब बोया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नवंबर से दिसंबर, बी जून से जुलाई, सी अक्टूबर से नवंबर या फिर डी मार्च से मई। तो रबी फसलों को जब बोया जाता है वो माह है ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न 10 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस प्रकार के फसलों को लाभ होता है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी ने पिछले ही चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। आप सभी इसका फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो सभी देखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा है ना, सारे के सारे चैप्टर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप पहला चैप्टर देखिएगा तो उससे आपको दूसरे चैप्टर को पढ़ने में समझने में आसानी होती है। फिर दूसरा देखिएगा तो तीसरे चैप्टर को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो सब एक दूसरे से संबंधित हैं। इसीलिए इससे पहले के वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि ये सभी आगे होने वाले प्रश्न आपसे अच्छे से बन सके, आप इसे समझ सके। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जिस प्रकार की फसलों को लाभ होता है वो है ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल। आइए देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर, रबी फसल को कब काटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नवंबर से दिसंबर, बी अप्रैल से मई, सी जून से जुलाई या फिर डी जून से अगस्त। तो रबी फसल को अप्रैल मई में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर, पश्चिमी विक्षोभ, देखिए है ना सब कुछ आपस में रिलेटेड। पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित होने वाली फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी जायद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो देखे होंगे तो पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पर वर्षा होती है ये आपको पता ही होगा। जिन्हें पता है फटाफट कमेंट में अपना आंसर दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने वीडियो देखा है या नहीं, और आपको इस बात की जानकारी है या नहीं। बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित होने वाले फसल हैं रबी फसल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, रबी फसलों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए कम तापमान, बी अधिक तापमान, सी मध्यम तापमान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम तापमान। जाहिर सी बात है, रबी फसल जो है लगभग ठंड के ही समय बोई जाती है, अर्थात रबी फसल के उगने के लिए आवश्यक
होती है कम तापमान। अगला प्रश्न 14 नंबर, रबी फसल को काटते समय आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए कम तापमान, बी अधिक तापमान, सी मध्यम तापमान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल को गर्मी के समय में काटा जाता है, आप सभी ने पहले भी देखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिक तापमान। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रबी फसलों का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी जौ, सी मटर या फिर डी सभी। तो रबी फसल का प्रमुख उदाहरण गेहूं, जौ, मटर ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फसल रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ज्वार, बी चना, सी सरसों या फिर डी अलसी। तो इनमें चना, सरसों, अलसी ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं, किंतु इसमें से ज्वार जो है ऑप्शन नंबर ए ये रबी फसल की उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर, आलू किस प्रकार का फसल है। ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी जायद या फिर डी इनमें से सभी। तो आलू रबी फसल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 18 नंबर, जायद फसल का समय काल क्या है। देखिए, रबी फसल के काटने और खरीफ फसल के बोने के बीच का समय जो है, उस समय जायद फसल उगाई जाती है। ये वैसी फसलें हैं जो बहुत जल्दी उग जाती हैं। इनमें आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सभी जायद फसलों के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर, खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि उदाहरण है, अभी हमने बता ही दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जायद फसल। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कृषि तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए निवेश, बी प्रक्रिया, सी निर्गत या फिर डी सभी। तो ये सभी चरण कृषि तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, कृषि का वह स्वरूप क्या कहलाता है जिसमें न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश भाग कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति के लिए प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जी, बी स्थानांतरी, सी वाणिज्यिक या फिर डी जैविक कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जी। अगला प्रश्न 22 नंबर, कृषि की वह पद्धति जिसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर खाक कर दिया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जी, बी स्थानांतरी, सी वाणिज्यिक या फिर डी जैविक कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरी। अगला प्रश्न 23 नंबर, सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्थानांतरी दिया हुआ है। आइए देखते हैं। पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो स्थानांतरी है वो है देप्पा। दूसरा है उड़ीसा, इसका स्थानांतरी पामडावी। राजस्थान का वात्रा, मेघालय का बोगमा। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 1 2 3 4। प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पोडू या पेंडा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर या फिर डी झारखंड। तो पोडू या पेंडा जिस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है वो राज्य है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न 25 नंबर, पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर ए कुरुपा, बी पामलू, सी कुमारी या फिर डी दीपा। तो पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम कुमारी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 26 नंबर, कुरवा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी बिहार। तो कुरवा जिस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है वो राज्य है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। अगला प्रश्न 27 नंबर, हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए पामलू, बी दीपा, सी खील या फिर डी बोगमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खील। अगला प्रश्न 28 नंबर, उत्तर पूर्वी राज्य में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए झूम, बी दीपा, सी खील या फिर डी वात्रा। तो उत्तर पूर्वी राज्य में की जाने वाली स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम जो है वो है ऑप्शन नंबर ए झूम। अगला प्रश्न 29 नंबर, पामलू स्थानीय कृषि का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी झारखंड, सी मेघालय या फिर डी राजस्थान। तो पामलू स्थानीय कृषि का संबंध जिस राज्य से है वो है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। अगला प्रश्न 30 नंबर है, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए पामलू, बी दीपा, सी खील या फिर डी बोगमा। तो छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम दीपा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 31 नंबर, कृषि की वह पद्धति जिसमें कृषक द्वारा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विस्तृत कृषि, बी जीवन निर्वाह कृषि, सी वाणिज्यिक कृषि या फिर डी जैविक कृषि। तो कृषि की ऐसी पद्धति को जैविक कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 32 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 10वीं, बी 8वीं, सी 9वीं या फिर डी 12वीं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10वीं। अगला प्रश्न 33 नंबर है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी अल्बर्ट हॉवर्ड, सी डेविड जूलियन या फिर डी लियोन नेत्रा। तो आधुनिक जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हॉवर्ड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 34 नंबर, विश्व का प्रथम देश जिसने जैविक कृषि को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा, बी फिजी, सी रवांडा या फिर डी श्रीलंका। तो विश्व का वह प्रथम देश जिसने जैविक कृषि को अपनाया था वह था ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। अगला प्रश्न 35 नंबर, भारत का पहला राज्य जिसने पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाया। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी बिहार, सी मेघालय या फिर डी कर्नाटक। तो भारत का वह पहला राज्य जिसने पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाया वह था ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगला प्रश्न 36 नंबर, सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
दूसरा दिया हुआ एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा दिया हुआ वीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन को वीटी कल्चर कहते हैं। चौथा है वर्मी कल्चर, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी सी डी। अगला प्रश्न 37 नंबर, पोमी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मछली पालन से, बी फलों के उत्पादन से, सी बागवानी से या फिर डी अंगूर उत्पादन से। तो पोमो या पोमी कल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 38 नंबर, फ्लोरी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ पालन से, बी फूलों की उत्पादन से, सी सब्जियों के उत्पादन से या फिर डी बागवानी से। जैसा कि नाम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ्लोरी कल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 39 नंबर, ओलरी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ पालन से, बी फूलों के उत्पादन से, सी सब्जियों के उत्पादन से या फिर डी बागवानी से। तो ओलरी कल्चर का संबंध सब्जियों के उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 40 नंबर, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? ऊपर आप लोगों ने देखा ही, पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मछली पालन से। अगला प्रश्न 41 नंबर, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बागवानी से, बी केचुआ पालन से, सी हवा में खेती से या फिर डी जल में पौधों को उगाने से। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 42 नंबर, हवा में पौधों को उगाने का संबंध है, यानी कि हवा में पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एरोपोनिक्स, बी हाइड्रोपोनिक्स, सी पीसी कल्चर या फिर डी वर्मी कल्चर। सी डी तो होगा नहीं, ए बी में कौन सा है जल्दी बताइए। तो हवा में पौधों को उगाने को एरोपोनिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 43 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए जल में पौधों को उगाना, बी बागवानी से, सी हवा में खेती से या फिर डी केचुआ पालन से। सी डी बी ये सभी आप लोगों ने देख ही लिया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जल में पौधों को उगाने से। अगला प्रश्न 44 नंबर, यह सब्जियों फलों व फूलों की वे खेती करने की नवीन विधि है जिसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। यह संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ट्रक फार्मिंग से, बी मिश्रित कृषि से, सी संविदा कृषि से या फिर डी सहकारी कृषि से। तो ये ऑप्शन नंबर ए ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न 45 नंबर, चावल किस प्रकार के फसल के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी जायद या फिर डी उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो चावल जिस प्रकार के फसल के अंतर्गत सम्मिलित है वो है ऑप्शन नंबर बी खरीफ। अगला प्रश्न 46 नंबर, चावल की फसल भारत के किन राज्यों में जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में उगाई जाती है? तो ये भारत के अंतर्गत कौन सी जगह है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, सी है हरियाणा या फिर डी है ए और बी दोनों। प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है, आप लोग अच्छे से VVI मार्क करके इसे नोट करेंगे, ये प्रश्न पूछे जाने लायक है। तो भारत के अंतर्गत वो राज्य जहाँ चावल की फसल जलवायु अनुकूलता के कारण तीनों फसल ऋतुओं में, यानी कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये सभी फसल ऋतुओं में उपजाई जाती है, वह राज्य है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न 47 नंबर, चावल के फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी मरुस्थलीय मिट्टी या फिर डी पर्वतीय मिट्टी।
काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिकनी उपजाऊ मिट्टी। अगला प्रश्न 48 नंबर आपके सामने है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 20 डिग्री सेल्सियस, सी 21 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 18 डिग्री सेल्सियस। तो बिना किसी देरी के बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। चावल की खेती के लिए जो औसत तापमान की आवश्यकता होती है वो है ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 49 नंबर। चावल की खेती के लिए कितनी औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर से अधिक, बी 250 सेंटीमीटर से अधिक, सी 150 सेंटीमीटर से अधिक या फिर डी 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो चावल की खेती के लिए जो औसत वर्षा की आवश्यकता होती है वो है ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो आज का ये आखिरी प्रश्न 50 नंबर आप सभी के सामने है। कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। आइए देखते हैं प्रश्न दिया हुआ है। डपोंग विधि द्वारा चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य व विश्व के किस देश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी फिलीपींस, सी मालदीव या फिर डी ए और बी दोनों। तो आप सभी इसका सही आंसर दे ही दिए होंगे। प्रश्न को देखते ही इसका आंसर पता चल जा रहा है। ऐसे प्रश्न देने का अर्थ यही है कि आप सभी इस विधि के बारे में जान सकें कि भारत में भी एक राज्य ऐसा है जहाँ पर ऐसी विधि से चावल का उत्पादन किया जाता है और वो देश भी कौन सा है जहाँ पर इस विधि से चावल की खेती होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और सी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप सही कीजिएगा, यहाँ पर सी कर लीजिएगा, बाकी बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, यानी कि जापान और मालदीव दोनों। इस प्रकार आज के प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। यहीं प्रश्नों को रोक देते हैं। आगे के प्रश्नों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। आप सभी अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, आप सभी ने कितने प्रश्नों को सही किया है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।